चलो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है टॉर्क, क्योंकि पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमने क्या किया था एनएलएम में पढ़ा हुआ था, है ना। एनएलएम में जो पढ़ा हुआ था, एनएलएम में हमने क्या किया था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, और मोमेंटम के बाद हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। अब यहां पे हमने क्या कर लिया है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया, और एंगुलर मोमेंटम के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, समझना है टॉर्क को लिखने का तरीका जो रहेगा वो रहेगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बिल्कुल सिमिलर है जो हमने क्या किया था, कल पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहां पे आर जो था वो पोजीशन वेक्टर कहला सकता है, कभी कभी रेडियस भी कहला सकता है, किसका, मोमेंटम का। यहां भी बिल्कुल वैसे ही है, आर पोजीशन वेक्टर कहला सकता है किसके लिए, एफ के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम को किसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से टॉर्क को भी हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट के अबाउट लिखना पड़ेगा, राइट। किसी पॉइंट के ही अबाउट हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या करना, ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे वहां से उस पॉइंट पे जहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो हो जाएगा क्या, आर। और आर वेक्टर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन या अवे फ्रॉम द सेंटर। जिस पॉइंट के अबाउट ये लग रहा है उससे दूर, राइट। और किसके तरफ, जिधर फोर्स होगा। अगर हम चाहें तो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एस साइन थीटा, राइट। टॉर्क इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपल सा आर एफ साइन थीटा। और क्वेश्चन जिस तरह से हमने क्या किया है, पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पे मास का इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए का इक्विवेलेंट होगा क्या, अल्फा। तो हम चाहे तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, आई अल्फा। अब पहले वैरायटी का क्वेश्चन तो तुमको सीधा सीधा यहीं से दिख जाएगा, जो पहला वैरायटी तुमको मिलेगा वो बिल्कुल यहीं से मिल जाएगा। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है आर एफ साइन थीटा और दूसरा है आई अल्फा। कई बार देगा आर देगा, एफ देगा, थीटा और आई देगा, बोलेगा अल्फा की वैल्यू निकालो, या इनमें से कोई वैल्यू दे देगा, बोलेगा इधर से निकालो। तो जहां जहां पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो फॉर्मूले होंगे, बाय डिफॉल्ट जहां जहां पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो फॉर्मूले होंगे, वहां पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों को क्या करे, इक्वेट कर दे। जैसे यहां पे हम इक्वेट कर सकते हैं आर एफ साइन थीटा को किससे, आई अल्फा से। और हो सकता है तुमसे आई की वैल्यू पूछे, अल्फा की वैल्यू पूछे, एफ की वैल्यू पूछे, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। टॉर्क के बारे में हमें यह भी जानना है कि यह भी क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है, राइट। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। इसका मतलब है इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलोंग द रोटेशनल एक्सिस, राइट। जहां से भी, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर कहीं भी अवेलेबल होगा तो वहां पे रोटेशनल इफेक्ट आएगा, तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। जस्ट बिकॉज थीटा की वैल्यू 90 होगी और 90 के होने से टॉर्क मैक्सिमम होगा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वहां पर रोटेशन शुरू हो जाए। रोटेशन तभी हो पाएगा जब टॉर्क का डायरेक्शन अलोंग द रोटेशनल एक्सिस हो। अब उसको निकालने का तरीका या तो तुम आर क्रॉस एफ से क्या कर लो, निकाल लो, या सिंपल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उससे भी निकाल सकते हो, राइट। ये भी बताया हुआ है कि एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालना है, किस टाइम पे, वेक्टर के टाइम पे, राइट। वेक्टर के टाइम पे सबसे लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था उसमें ये सिखाया हुआ है, एग्जांपल भी दिया था, याद करो गेट का। तो ये एक्सियल वेक्टर है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, राइट, तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब एक चीज ध्यान रखना, न्यूटन मीटर वर्क डन और एनर्जी वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, राइट। तो वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो न्यूटन मीटर हो सकता है, वहां पे हम न्यूटन मीटर को जूल लिख देते हैं, बट यहां पे न्यूटन मीटर को जूल नहीं लिखना है, राइट। जो जूल है वो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करते हैं, वर्क या एनर्जी के लिए। तो टॉर्क डायमेंशन के हिसाब से क्या करता है, वर्क और एनर्जी के सिमिलर होता है। डायमेंशन के हिसाब से वर्क और एनर्जी के दोनों के क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, बट भूल के भी इसको उनके जैसा या जूल नहीं लिखना है। अब समझो कल जो बातें हमने क्या की थी, एंगुलर मोमेंटम के लिए किया था, बिल्कुल यहां पे भी वो ट्रू है, राइट। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम चाहे तो आर का कंपोनेंट ले सकते हैं और हम चाहे तो एफ का कंपोनेंट ले सकते हैं, किसी का भी कंपोनेंट हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने ऐसा लिया कि भाई हमारे पास क्या है, एक इस तरह का रॉड है, राइट। एक इस तरह का रॉड है जो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। मतलब इस तरह से रॉड लिया है, यहां से फिक्स कर लिया है, और एक्स एक्सिस के अबाउट ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से। तो हमने यहां पे फोर्स लगाया इस तरह, ये है रोटेशनल एक्सिस और ये है फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ आर हो जाएगा ये, राइट। ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ आर, और ये वैल्यू हमने ले ली कितनी, आर।
इसको अगर हम क्या करें, एक्सटेंड करें, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ले लिया हमने कितना, थीटा, राइट। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ आर, ये हो गया एफ, और दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा है। अब अगर मैं क्या करूं, चेक करूं, तो मैं बोल सकता हूं एफ का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा क्या, एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। दोनों को चेक करते हैं। जब इसको मैंने क्या कर दिया, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, तो अब मुझे एफ को देखने की जरूरत नहीं। मैं एक बार देखूंगा एफ कॉस थीटा और दूसरी बार देखूंगा एफ साइन थीटा। जब मैं एफ कॉस थीटा को देख रहा हूं तो ये इधर लग रहा है, राइट। ये मैंने पकड़ रखा और एफ कॉस थीटा से मैं ऐसे, क्या ये रोटेशनल इफेक्ट देगा, बिल्कुल नहीं, राइट। और दूसरा मेरे पास एफ साइन थीटा, क्या ये रोटेशनल इफेक्ट देगा, राइट, बिल्कुल। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हैं, राइट। यहां पे हमने क्या किया है, फोर्स का कंपोनेंट ले लिया है, और हम यहां पे लिख रहे हैं कि भाई जो टॉर्क है वो है आर इंटू एफ साइन थीटा। हमें जो याद रखना है वो सिंपल सा ये कि अगर टॉर्क निकालना है तो या तो आर को एज इट इज ले लो और एफ को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, राइट। क्या कर सकते हो, एफ को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं कि आर को एज इट इज रहने दे, सॉरी एफ को एज इट इज रहने दे, और कंपोनेंट किसका ले ले हम, आर का, राइट। उसको भी हम चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर मान लो हमें क्या करना है, वैसे करना है, और लेट से इसी तरह का हमने क्या कर लिया, एग्जांपल ले लिया है जिसमें हमने बोला कि भाई ये वाली वैल्यू कितनी है, आर है, यहां पे फोर्स लग रहा है क्या, एफ, और ये एंगल कितना गिवन है, थीटा, राइट। ये एंगल गिवन है थीटा। अब मैं इसके परपेंडिकुलर चाहता हूं तो मैं इसको क्या करूंगा, पीछे की तरफ बैक ट्रेस करूंगा, राइट, पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ करूंगा और ऐसे लिखूंगा, राइट। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये आर है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, राइट। ये आर है, समझो ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। उसी पे लगने वाले टॉर्क को मैंने अब लिख दिया आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ, और मुझे दिख रहा है कि जो आर साइन थीटा है और जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम इसमें लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई एफ। अब भले ही सिंपल सा पॉइंट हमें क्या करना लग रहा है, पर हमें जानना है कि कई बार ऐसा होगा कि आर का कंपोनेंट लेना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स का कंपोनेंट लेना हमारे लिए क्या हो, ज्यादा आसान हो। बस हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि कुछ भी हो जाए, टॉर्क तभी एक्ट करेगा या टॉर्क तभी रोटेशनल इफेक्ट दे सकता है जब वहां पे, राइट, आर और एफ एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। बस उसी को हमको क्या करना, देखना है। अब चाहे वो एफ कॉस थीटा हो चाहे एफ साइन थीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जरूर हमने फॉर्मूले में क्या किया है, आर एफ साइन थीटा पढ़ा हुआ है, पर भैया कभी कभी ऐसा होता है कि थीटा यहां से दे देता है। अगर थीटा मान लो ये वाला दे दे तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब रोटेशनल इफेक्ट कौन देगा, एफ कॉस थीटा वाला देगा। तो वो सारा झंझट हमने क्या कर दिया, हटा लिया। क्यों फालतू आर ढूंढे, एफ ढूंढे, साइन थीटा ढूंढे, दोनों के बीच का एंगल। हमने बस बोला कि यार आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर कौन से, वो देख लो। अब उसके लिए तुमको आर का कंपोनेंट लेना है तो उसको ले लो, एफ का कंपोनेंट लेना है उसको ले लो, चाहे वो साइन थीटा है चाहे कॉस थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। बात क्लियर है बिल्कुल ही, राइट। तो सिंपल हमको क्या करना है, यही ध्यान रखना है। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं किससे, सिंस ये क्रॉस प्रोडक्ट है राइट हैंड थंब रूल से, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल से हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और वो हमने सीखा हुआ है। मैंने तुमको बोला भी था कि जितनी प्रैक्टिस तुमको करना है यहीं पे कर लो बेटा। बाद में फिर बार बार हम ये नहीं करेंगे। तो वेक्टर के टाइम पे मैंने तुम लोगों को बहुत प्रैक्टिस कराया था आर क्रॉस एफ करने का, और उससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट, अब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अब हम एक दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेट नहीं करेगा। अब हम एक और पढ़ने वाले हैं विच इज नोन एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वो रोटेट नहीं करेगा। और इसके लिए एग्जांपल हम उठा ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। थोड़ा मोड़ा तो याद होगा तुम्हें। तो उसी का हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें से हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले एक काम करो, इसको नोट कर लो बेटा। देखो अब हमें क्या करना है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम क्या करने देखने। पहला है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, राइट। पहला है हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है अगर कहीं पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, जीरो। अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है,
इसका मतलब है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, राइट? सीधा सीधा मतलब इसका कि वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। इसी तरह से अब हमारे पास दूसरा भी आ जा रहा है जिसको हम कह रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, राइट? जिसे हम बोल रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा जहां पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो, जीरो। अगर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो रोटेट नहीं करेगा, राइट? वो रोटेट नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से हमको क्या करना है, यहां पे इक्वेशंस देखने हैं जैसे हमने फोर्स में देखा था। फोर्स में हम जनरली ऐसे देख रहे हैं कि अगर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो, राइट? लेफ्ट हैंड साइड लगने वाला फोर्स राइट हैंड साइड के बराबर हो, इस तरह से हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे। बिल्कुल उसी तरह से हमको क्या करना है, टॉर्क देखना है। अगर मान लो डॉट वाला टॉर्क क्रॉस के इक्वल आ जाए तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल इस तरह से हमको क्या करना है, देखना है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ केसेस भी देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। इनमें से एक एग्जांपल नीट में आया हुआ है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो सिंस रोटेशन कहीं भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल का एग्जांपल लिया हुआ था यहां पे, राइट? तो अलग अलग केस देख रहे हैं। पहला केस हमने क्या किया है, देखा है, हम देख रहे हैं जिसमें हमने क्या किया है, एक डाइपोल को रखा है, राइट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख रहे हैं, लेकिन कैसा है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला हमने केस लिया है अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल को रख रहे हैं। तो लेट्स से हमने बोला कि यहां पे हमारे पास क्या है, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, राइट? ई। अब ये चीज समझना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई इधर पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इधर पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो पॉजिटिव से और किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ। अब मान लो इसमें मैंने क्या किया, एक डाइपोल रख दिया, राइट? डाइपोल का मतलब होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो लेट्स से हमने क्या किया, यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को कुछ इस तरह से रखा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, लेट्स से थीटा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। वैसे भी डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया जाता है इस तरह से। उसके बारे में थोड़ा क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। बट हमें पता है कि यार ये प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मतलब इधर पे पूरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, अपने साइड अट्रैक्ट करेंगे। जब वो अपने साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर में फोर्स लगेगा, लेट्स से F1 इज इक्वल टू, जिसको हम लिखेंगे क्या, Q इंटू E। इसी तरह से इसमें इधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इधर में फोर्स लगेगा, लेट्स से कितना, F2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू Q इंटू E। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये क्या है, बराबर है। अब लेट्स से इसका सेंटर हमने क्या कर लिया, पकड़ लिया, और सेंटर के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क लिख रहे हैं। राइट? सेंटर के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क लिख रहे हैं। अब अगर हम सेंटर के अबाउट क्या करेंगे, टॉर्क लिखेंगे सीधा सीधा, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस भी देखना है। तो लेट्स से जनरली तुम 2r मानते हो, तो उसी तरह से हमने मान लिया कि भाई ये डिस्टेंस कितना है r और ये भी डिस्टेंस कितना है r, मतलब सेंटर के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अब मुझे दो चीजें देखनी है, राइट? पहला कि क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और दूसरा क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ये दो चीजें मुझे क्या करना है, देखना है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, फोर्स पे, राइट? सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे। अब तुम देखोगे कि यार एक फोर्स लग रहा है F1 राइट हैंड साइड, दूसरा फोर्स लग रहा है F2 लेफ्ट हैंड साइड, दोनों अपोजिट है एज वेल एज इक्वल है। तो हम लिखेंगे फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, राइट? F1 की वैल्यू किसके बराबर है, F2। इसका मतलब है लगने वाला नेट फोर्स कितना, 0। और इसका यह मतलब हुआ कि ये डाइपोल अपनी जगह से ट्रांसलेट नहीं हो सकता, राइट? ये जो डाइपोल है वो अपनी जगह से ट्रांसलेट नहीं हो सकता है, मूव नहीं कर पाएगा। क्या रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्या, टॉर्क। तो हमने लिखा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ध्यान देना ये सारी चीजें दो लाइन में देखी जा सकती है, पर पहला केस हम ले रहे हैं इसलिए प्रॉपर डिटेल में समझा रहा हूं। टॉर्क लिखा जाता है अबाउट पॉइंट, तो इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। तो हम लिख रहे हैं अबाउट पॉइंट O। दो टॉर्क देखना है मुझे। टॉर्क 1 की वैल्यू हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाय F1। पर एक चीज का ध्यान रखना,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F1 cos थीटा, और ये हो जाएगा क्या, F1 sin थीटा। तो टॉर्क 1 लिखेंगे हम R F1, F1 की वैल्यू कितनी है, QE, तो R इंटू QE इंटू साइन थीटा। ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे निकालो, क्या आ रहा है डायरेक्शन R क्रॉस F से, तो ये हो गया R, ये हो गया F, कैसा आ रहा है, क्रॉस। तो हमने बोला टॉर्क 1 का डायरेक्शन आ रहा है क्रॉस। इसी तरह से फिर हमने क्या किया, टॉर्क 2 निकाला। राइट, टॉर्क 2 अगर हम क्या करेंगे, निकालेंगे तो वापस से Q इधर लग रहा है, हमें देखना पड़ेगा इधर वाला, ये है क्या F1। राइट, यहां से अगर मैं लाइन खींचू तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा F2 इधर है, ये हो जाएगा F2 cos थीटा, और ये हो जाएगा F2 sin थीटा। राइट, F2 sin थीटा। क्लियर, ये मैं इसको यहां से रब कर दे रहा हूं और कुछ नहीं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे टॉर्क 2 भी क्या लिखेंगे, R इंटू F2, और F2 की वैल्यू भी कितनी है, QE, तो R इंटू QE इंटू साइन थीटा। अब ये कैसा आएगा, हाँ डॉट, बिना चेक किए आंसर नहीं देना बेटा। इसको अगर चेक करोगे तो ये भी कैसा आएगा, क्रॉस। राइट, ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, R का, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट देखते हो उससे दूर किसके तरफ जिधर फोर्स है, तो R का डायरेक्शन ये होगा, और क्रॉस करोगे F, कैसा आएगा, इनवर्ड। तो ये भी आ रहा है क्या, इनवर्ड। दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, क्या नेट टॉर्क 0 होगा। राइट, तो हम यहां पे बोलेंगे जो नेट टॉर्क होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगता तो दोनों को ऐड करते ना सीधा सीधा, तो दो टॉर्क भी अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और हम बोलेंगे सिंस ये 0 नहीं है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी, भाई ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी नहीं, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब है ये रोटेट करेगा। राइट, ऐसे ही क्या किया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ट्रांसलेट करेगा, रोटेट नहीं करेगा, रोटेट करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, दोनों ही नहीं करेगा और दोनों करेगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं। प्रॉपर तरीके से तुमको क्या करना है, चेक करना है। हालांकि क्वेश्चन ये आया हुआ है पर हम इसके 3 या 4 केसेस क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब हम डाइपोल को ही किसमें रख ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें भी चेक कर ले रहे हैं। फिर डाइपोल की जगह दोनों पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हैं। राइट, ऐसे करके देख लेंगे, है ना। चलो लिखो इसको। देखो सेकंड केस ले रहे हैं हम यहां पे। राइट, अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, बट ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पे वैल्यू क्या है, चेंज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने ये पढ़ा होगा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, इनको बिल्कुल पैरेलल, और सबके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, से इक्वल। लेकिन अगर हम इस तरह से क्या करने लगे, रिप्रेजेंट करने लगे ऐसे, या फिर इस तरह से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, तो रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे यूज करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, बराबर बराबर है, तो इसको रिप्रेजेंट कर, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिफॉर्म को। अगर अलग अलग है या फिर इस तरह से, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म को। राइट, तो रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास इस तरह का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, मान लो इस तरह का है, या फिर नॉर्मली हमने क्या किया, इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लिया कि इस तरह का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हर जगह पे क्या होगी, अलग अलग होगी। अब इसमें हमने क्या ले लिया है, राइट, इसमें हमने ले लिया एक डाइपोल। अब लेट्स से यहां पे माइनस वाला वो रखा हुआ है हमने, और यहां पे क्या रखा है, प्लस रखा हुआ है। ये इसका पॉइंट है O, ये डिस्टेंस भी आ रहा है और ये डिस्टेंस भी आ रहा है, और ये एंगल कितना है, थीटा। हमें पता है इसमें फोर्स लगेगा F1, जिसको लिखेंगे Q इंटू E1, अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें इधर फोर्स लगेगा जिसको लिखेंगे F2 इज इक्वल टू Q इंटू E2। तो दोनों जो फोर्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, अलग अलग लगेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हर जगह पे अलग अलग है। अब अगर मुझे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में देखना है तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या उसमें नेट फोर्स 0 हो सकता है, राइट, दोनों फोर्स अपोजिट जरूर है बट क्या इक्वल है, नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई जो नेट फोर्स है, राइट, वो यहां पे जो है वो नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब है
कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब है ये ट्रांसलेट करेंगे, राइट, ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह से अगर हम क्या करें, टॉर्क लिखें, तो टॉर्क 1 हम लिख सकते हैं क्या, आर क्यू ई 1 साइन थीटा, वो लिखना सीख लिया हमने। और डायरेक्शन अगर निकाले तो कैसा आ रहा है, क्रॉस। इसी तरह से इसके लिए अगर हम लिखें टॉर्क 2 तो याद आएगा आर क्यू ई 2, और इसका डायरेक्शन भी क्रॉस ही आएगा, राइट, इसका डायरेक्शन भी क्या आएगा, क्रॉस आएगा। और हम यहां से क्या करें, निकालें ऐसे, राइट, इस तरह से निकालना पड़ेगा। सिखा दिया निकालना, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको प्रैक्टिस करने की। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं कि भाई नेट टॉर्क भी जीरो नहीं हो सकता, और नेट टॉर्क जीरो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, राइट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो अगर हम एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। अगर यही यूनिफॉर्म होता तो ट्रांसलेट नहीं करता, सिर्फ रोटेट करता। ये ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर सकता है। थर्ड केस हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ देख ले रहे हैं, राइट। थर्ड केस हमारे पास के डाइपोल नहीं ले रहे बल्कि ऐसा ले रहे हैं कि दो इक्वल चार्जेस है, प्लस क्यू या माइनस क्यू, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देख लो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देख लो, राइट। तो दोनों ही तरीके से हम क्या करें, इसको देख रहे हैं। तो मान लो हमने बोला अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, राइट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट्स से हमने इस तरह से लिया कि भाई हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह, और इसकी वैल्यू ले ली कितनी, यू, राइट, ई। अब यहां हम कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ले रहे हैं, मतलब दोनों चार्ज क्या सिमिलर है, बट इसको आप डाइपोल नहीं बोल सकते, राइट। डाइपोल के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो लेट्स से हमने बोला कि भाई यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ये एंगल मान लिया कितना, थीटा। ये पॉइंट हमने मान लिया ओ, और ये डिस्टेंस आर और आर। अब अगर हम इसमें क्या करें, फोर्स देखें, तो भाई फोर्स दोनों में क्या लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, राइट। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दोनों में क्या होगा, सेम होगा। हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू Q इंटू ई, राइट। इसी तरह से इसमें भी जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा, और इसको लिखेंगे F2 इज इक्वल टू अगेन Q इंटू ई, राइट, Q इंटू ई। डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब अगर तुम क्या करोगे, फोर्स देखोगे तो भैया नेट फोर्स तो जीरो होने के चांस ही नहीं है, राइट, क्योंकि दोनों क्या लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो तुम यहां भी लिखोगे कि जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, राइट। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेट करेगा, क्या रोटेट करेगा वो भी मुझे चेक करना है। तो टॉर्क देखा हमने, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टॉर्क 1। टॉर्क 1 निकालेंगे तो आर F1 हो जाएगा, राइट, आर F1, या फिर लिखेंगे आर क्यू ई। अच्छा, थीटा भी देखना पड़ेगा मुझे, राइट, थीटा भी देखना होगा मुझे। तो आर F1 साइन थीटा, राइट, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, आर क्यू ई साइन थीटा। डायरेक्शन, राइट, क्रॉस, ये हो जाएगा, राइट, आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये आ रहा है इनवर्ड। अब टॉर्क 2 अगर देखेंगे तो वैल्यू वाइज तो दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। ये लिखेंगे आर F2 साइन थीटा, या फिर हो जाएगा क्या, आर क्यू ई इंटू साइन थीटा। अब डायरेक्शन देखो जरा, राइट, ये हो जाएगा आर और एफ इधर है, कैसा है, आउटवर्ड, राइट। ये है डॉट। दोनों को अगर तुम क्या करो, चेक करो, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम है। आर क्यू ई साइन थीटा ये भी है, आर क्यू ई साइन थीटा ये भी है, बट एक डॉट है और दूसरा क्या है, तो डॉट और क्रॉस मतलब अपोजिट। तो जो टॉर्क दिख रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होगा, जीरो। और नेट टॉर्क जीरो कहने का मतलब है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये रोटेट, तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा बट रोटेट नहीं करेगा। अगर इसी को तुमने किस में रखा होता, नॉन यूनिफॉर्म में, तो क्या ये जीरो होता, राइट, अपोजिट जरूर होता पर जीरो नहीं होता। सीधी सी बात है, एक जगह पे अगर तुम यहां पे E1 लिखते तो दूसरी जगह पे क्या लिखते, E2, तो E1 हो जाता और ये E2 हो जाता। तो ये अपोजिट जरूर होता, एक डॉट होता दूसरा क्रॉस होता, बट इक्वल नहीं होता। तो उसकी वजह से नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होता। तो ये बिल्कुल वैसी केस आ गया जैसे हमने क्या किया, सेकंड वाला देखा है, राइट, उसी की तरह हो जाता। ये ट्रांसलेट भी करता और रोटेट भी करता। क्लियर है?
तो फोर्थ केस फिर ज्यादा लिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। यहां में मेन था कि तुमको ये पता होना चाहिए कि नेट फोर्स जीरो अगर करना है या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स को देखना पड़ेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क को देखना पड़ेगा। क्लियर है ये? चलो जल्दी से लिखो इसे। देखो, तो अगर तुमको यह समझ में आ गया कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंसीडर करना है, कब फोर्स देखना है और कैसे टॉर्क देखना है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं लैडर वाले प्रॉब्लम, राइट। अगर टॉर्क में सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रॉब्लम आया तो वो यही होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसको क्या करना है, सही तरीके से एक बार क्या करना है, समझना है, बिल्कुल सही तरीके से पहले समझ लो, राइट। उसके बाद अगर क्वेश्चन इसका आसान आया, राइट, 2 से 4 स्टेप में भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, और अगर नहीं तो प्रॉपर इक्वेशन लिखना पड़ता है पूरे टॉर्क के लिए और पूरे फोर्सेस के लिए। तो रिकमेंडेशन ये है, समझ लो, टोटल बता दे रहा मैं, रिकमेंडेशन ये है कि अगर लैडर का प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तुम्हारे पास अगर टाइम है, तुमने सारी चीजें सॉल्व कर लिए, तो आराम से इसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, तो लैडर का प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व होने के बावजूद, बनने के बावजूद, उसको लास्ट के लिए बचा के रखना है, क्योंकि जब तक तुम उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि 2 से 4 स्टेप में सॉल्व होना है या पूरा टाइम खाने वाला है ये। राइट, कई क्वेश्चन ऐसे हैं, स्पेशली नीट में ऐसे क्वेश्चन आए लैडर के प्रॉब्लम जो 2 से 4-5 स्टेप में क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, राइट, आराम से हो जाते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। बट अगर नहीं हुआ तो प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सारी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे सही से सॉल्व करना होगा। तो सीखना तो हमको क्या है, जरूर है, पर एडवाइजेबल ये एडवाइस ये दिया जा रहा है कि इसको क्या करना है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जेई में कोई ऑप्शन नहीं है, जेई में तुम्हारे लिए सबसे सिंपलेस्ट टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम आराम से इसको क्या करो, अटेम्प्ट करो। सबसे पहले क्या करना है, समझ लेना है, अगर मान लो लैडर के प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं भी करते हो तो भी इसके जो पार्ट्स होंगे जिसमें हम टॉर्क लिखना सीख रहे हैं वो तुम्हारे काम आएगा। प्रॉब्लम क्या है, वो इस तरह का है। इसका जो क्वेश्चन है, हो सकता है तुमको रोटेशन में मिले, हो सकता है तुमको एनएलएम में मिले। एनएलएम में भी किसी किसी मॉडल में क्या कर देता है, दे देता है, बट कायदे से हम उसको यहीं पे सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि टॉर्क भी देखना होगा। तो मान लो हमने बोला कि भाई इस तरह का हमारे पास क्या है, एक वॉल है और ये हमारा क्या है, जमीन है, ऐसे। अब इनमें से किसी को कुछ भी बोल सकता है, लेट से कभी बोल देगा कि ये रफ है और ये स्मूथ है, कभी बोल देगा ये रफ है ये स्मूथ है, कभी बोलेगा दोनों ही रफ है, दोनों स्मूथ नहीं हो सकते, इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, राइट, कुछ और टेक वगैरह लगाना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इसमें बोला कि जो वर्टिकल वॉल है हमारे पास, इसको हमने कंसिडर कर लिया कैसा, स्मूथ, राइट, और जो नीचे वाला जमीन है, जो सरफेस है, इसको हमने कंसिडर कर लिया क्या, रफ, राइट, हमने कंसिडर कर लिया रफ। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लैडर को, एक सीढ़ी को ऐसे टिका दे रहे हैं, राइट, इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक सीढ़ी को टिका दिया। लेट्स से ये बोला हुआ है कि भाई सीढ़ी की जो लंबाई है वो गिवन है कितना, L। इसमें हमने पॉइंट भी क्या कर दिए, डिनोट कर दिए। ये पॉइंट हमने बोल दिया A, ये वाला पॉइंट बोल दिया B, ये वाला पॉइंट बोल दिया C, और इसका सेंटर ऑफ मास ये हमने बोल दिया क्या, D, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, राइट, सेंटर ऑफ मास पे। हाँ, एक आध बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भाई जो लैडर है वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का है ना, हो सकता है नीचे की तरफ ज्यादा भारी हो, ऊपर की तरफ या ज्यादा भारी हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे से L/3 पे है, तो तुमको फिर वहीं पे लेके चलना पड़ेगा। नहीं बोलेगा तो यूनिफॉर्म लैडर कंसीडर करेंगे और सेंटर पे L/2 पे क्या करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास मानेंगे, और नहीं तो वो खुद बता देगा कहां पे कंसीडर करना है। अब अगर मुझे इसको ऐसे टिका के रखना है तो ये एक तरीके से क्या है, इक्विलिब्रियम में, और ये 2 टाइप की इक्विलिब्रियम में, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ना तो ये आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये रोटेट भी नहीं कर रहा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि यहां से पॉइंट सी से मैं इसको पकड़ के इस दीवार को हटा दूं तो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, राइट, रोटेट कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मैं ए से पकड़ूं और इसके पैरों तले जमीन खिसक जाए, तो अगेन इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। बट ये ना तो ये ट्रांसलेट हो रहा है और ना ये, इसका मतलब है कि लैडर वाले प्रॉब्लम में हमको दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो पहला पॉइंट आता है ट्रांसलेशन का। तो पहले हमें देखना है कि भाई कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सबसे पहले हमें वही चेक करना है। तो सबसे पहला काम है, सेंटर ऑफ मास में नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तुम, mg, राइट, पहला काम है तुम्हारा फोर्स लगा देना है यहां पे mg। दूसरा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, लेट्स से कितना, r1। ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस है, परपेंडिकुलर इधर फोर्स लगेगा क्या, r2, राइट, जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर इधर r1 और इधर पे r2। दूसरा,
अगर ये फिसलेगा तो ऐसे फिसलेगा, यही है, इस तरह से रखा है, फिसलेगा तो फिसल के इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, इधर, और फ्रिक्शन है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा किधर, राइट हैंड साइड। बात आई समझ में? राइट, इस पॉइंट के फिसलने का, लैडर के फिसलने के चांसेस है पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे, और यही फ्रिक्शन उसको फिसलने से रोक रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि ये सरफेस रफ है तो ये फिसल के नीचे आता तो फ्रिक्शन लगता किधर, ऊपर के डायरेक्शन में। इतने फोर्सेस लग रहे हैं, इसके अलावा फिलहाल तो और कोई फोर्स नहीं दिख रहा। साथ ही साथ कोई ना कोई सा एंगल भी तुमको क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे मान लो इस एंगल को हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, राइट, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है, लिख ली है। अब ये दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। सबसे पहले चेक करना है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमने बोला फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है बेटा, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो कहने का मतलब है जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतनी फोर्स, जितना फोर्स दाएं लग रहा है उतनी फोर्स, सीधा सा। तो हम वही करेंगे। हमने बोला यार ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है क्या, R1, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, तो पहला तो हमें यही मिल गया, R1 should be equal to mg। इसी तरह से राइट हैंड साइड फोर्स लग रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब है R2 should be equal to, ये कंडीशन मिल गया हमें किसका, ट्रांसलेशन का। राइट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन तो क्या है, बहुत ही सिंपल है, हमने पहले भी क्या क्या सीखा है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर, और राइट हैंड साइड लगने वाला फोर्स लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। अब आता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हमें पता है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो सेकंड हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से सुन लो इस चीज को, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि रैंडम लिख दिया, किसी पॉइंट के अबाउट। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, ए के अबाउट लिख सकते हो, तुम चाहो तो डी के अबाउट लिख सकते हो, तुम चाहो तो सी के अबाउट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डी के अबाउट नहीं लिखना, बी के अबाउट नहीं लिखना है, कौन सा पॉइंट चूज करना है वो अपने पे डिपेंड करता है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे नंबर ऑफ इक्वेशन कम लिखना पड़े तो मैं उसके हिसाब से चूज करूंगा। समझो, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट से लिखूंगा तो R2 को लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि R2 खुद ए के ऊपर लग रहा है, तो मुझे कितने टॉर्क लिखना पड़ेगा, mg की वजह से, R1 की वजह से, FR की वजह से, टोटल कितने, 3। अगर मैं डी पॉइंट चूज करता हूं तो mg को लिखने का कोई मतलब नहीं, मुझे लिखना पड़ेगा, राइट, R2 के लिए, R1 के लिए, FR के लिए, कितने लिखने पड़ेंगे, 3। बट अगर मैं सी पॉइंट चूज करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ mg और R2, R1 और FR गया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यार नंबर ऑफ इक्वेशन कम लिखना पड़े, राइट, मैं तो यही चाहूंगा कि नंबर ऑफ इक्वेशन कम लिखे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो। तो मेरे हिसाब से तो मैं पॉइंट चूज करूंगा क्या, सी। बट अगर क्वेश्चन में मान लो FR की वैल्यू गिवन है और अगर तुमने क्या किया, सी के अबाउट लिखा, तो भैया इक्वेशन में क्या FR आएगा, फ्रिक्शन आएगा क्या, नहीं। जो नोन क्वांटिटी था उसको भी तो इक्वेशन में प्रेजेंट होना चाहिए ना, तब तो तुम अननोन निकालोगे। ऐसे इक्वेशन बनाओ जिसमें सारे अननोन है, तुम खुद इमेजिन करो, तुमने ऐसे इक्वेशन बनाए जिसमें सारे अननोन है, सॉल्व कैसे करोगे। तो हम ये भी चाहते हैं कि हम ऐसे इक्वेशन बनाए जिसमें कुछ नोन क्वांटिटीज रिप्रेजेंट हो, तो वो फिर डिपेंड करता है कि भाई क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये सारी चीजें। पर फिर भी पहला प्रेफरेंस हमारा यही रहेगा कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा नोन है तो हम सी पॉइंट के अबाउट लिखें, ताकि हमें कम से कम इक्वेशन लिखना पड़े। क्लियर है ये, सिंपल सा। उसमें भी कभी कभी इसको चूज नहीं करते, क्योंकि फिर L/2 ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है, तो नॉर्मली या तो इसके अबाउट या तो इसके अबाउट। टॉर्क किसी एक ही पॉइंट के अबाउट लिखना है सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं कि तीनों के अबाउट लिखना है, टॉर्क किसी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के अबाउट लिखना है, राइट। कि अबाउट पॉइंट ए लिखा, तुमने देखा कौन सा डॉट है कौन सा क्रॉस है, जो डॉट है उसको जोड़ दिया, जो क्रॉस है उसको माइनस कर दिया, इस तरह से कर लिया तुमने, सीधी सी बात है। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम तीनों ही पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, लिख के देखेंगे। बात आई समझ में? इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुम इतने सारे टॉर्क लिखो, पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट, पॉइंट सी के अबाउट, नहीं, किसी एक ही पॉइंट के अबाउट लिखना है। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, सिंस ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, राइट, मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा, मैं तुम्हें तीनों पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा, लिख के दिखा रहा हूं कि अगर ए के अबाउट लिखते तो क्या होता, बी के अबाउट लिखते और सी के अबाउट लिखते तो। क्लियर है ये? ठीक है। फोर्स के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेट्स से पॉइंट ए ले रहे हैं, तो हम यहां पे लिख रहे हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए।
राइट। सबसे पहले हम टॉर्क लिख रहे हैं क्या, पॉइंट ए के अबाउट। जब हम पॉइंट ए के अबाउट लिखेंगे, राइट, पॉइंट ए के अबाउट लिखेंगे तो बेटा ये तो कितना हो गया, 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं। हम लिख रहे हैं फिर R1 के लिए, तो हम लिखेंगे टॉर्क 1 इज इक्वल टू, राइट, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट लेंगे, हमेशा क्या लेना है, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, राइट। तो तुम लिखोगे इसका ये डिस्टेंस कितना है, L, और ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 cos 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा R1 sin 90 माइनस थीटा, राइट, सीधा सा। और sin 90 माइनस थीटा क्या, इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा। लेंथ का कॉम्पोनेंट लो, बहुत आसान है। ये R1 किसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, CB वो दिख रहा है, ये देख, ये L है तो ये L cos थीटा होगा और ये L sin थीटा होगा। मैंने तुमको बोला है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स का ही कंपोनेंट लिया जाए। तुम अभी वैसे फोर्स का कंपोनेंट लिया था तुमने तो cos ही आ गया था ना, राइट। तुमने लिखा था L और ये लिया था 90 माइनस थीटा, तो इधर आएगा R1 cos 90 माइनस थीटा और इधर आएगा R1 sin 90 माइनस थीटा। L के परपेंडिकुलर आ रहा है और वो sin 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो गया, cos। तो अल्टीमेटली क्या बचा, L R1 cos थीटा। मैं बोला इतनी झंझट क्यों करना यार, ये थीटा ले रहे हैं, ये 90 माइनस थीटा ये ले रहे, ये L है तो ये L cos थीटा होगा, और ये सीधा मुझे दिख रहा है R1 किसके परपेंडिकुलर, CB के। बस परपेंडिकुलर तो देखना है, मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई। मैंने बोला यार CB के परपेंडिकुलर दिख रहा है मुझे R1, मैंने सीधा सीधा ये लिख दिया, राइट, सीधा ऐसे लिखा। और CB को मैं लिख सकता हूं L cos थीटा, तो ये जगह L इंटू R1 इंटू cos थीटा। बट वेक्टर क्वांटिटी है, बिना डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वेट कैसे करोगे, तो हमें वो भी लिखना है। तो A के अबाउट लिख रहे हो तो ये हो गया R क्रॉस F, कैसा आ रहा है, इनवर्ड। तो तुमने लिखा कि ये आ रहा है क्रॉस। क्लियर है, ये R1 लिख लिया, FR बचा है। तुम फिर वही सोचा तुमने कि यार ये FR है, ये FR cos थीटा, FR sin थीटा। अरे छोड़ो हटाओ, ये FR को अगर एक्सटेंड करोगे तो ये AB के परपेंडिकुलर नहीं है क्या, ये तो डायरेक्शन है ना, मैं इस डायरेक्शन को तो यहां तक खींच सकता हूं, तो ये AB के परपेंडिकुलर दिख रहा है। मैंने सीधा वही लिखा, टॉर्क 2 इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाइड बाई फ्रिक्शन फोर्स, और AB की वैल्यू कितनी, L sin थीटा। तो ये हो गया बेटा L इंटू FR इंटू साइन थीटा। अब डायरेक्शन भी ध्यान रखना है, राइट। डायरेक्शन निकालोगे तो कैसा आएगा, डॉट, राइट, डायरेक्शन आएगा डॉट। जिन लोगों को डायरेक्शन नहीं आ रहा है भाई सिखाया हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। तीसरा mg के लिए लिखना है, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, L/2, राइट। ये mg इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये mg है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। तो मैंने यहां पे लिखा L/2 mg cos थीटा। मैंने बोला था ना रट मत लेना sin थीटा। सिंपल तुमको बस ये याद रखना है कि भाई कौन सा लेंथ है, कौन सा फोर्स है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बस उतना ही। डायरेक्शन आउटवर्ड, राइट, आउटवर्ड, है ना। तो बस इतना ही मुझे करना था, कोई एक पॉइंट चूज करना था, टॉर्क लिखना था, लिख लिए तीनों टॉर्क। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, जितना डॉट है वो किसके बराबर होना चाहिए, क्रॉस के बराबर। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, डॉट में कौन सा दिख रहा है, टॉर्क 2 एंड टॉर्क 3, क्रॉस में कौन सा दिख रहा है, तो हम लिखेंगे भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 1 शुड बी इक्वल टू प्लस टॉर्क, बस आ गया खत्म। भाई सीधी सी बात है ना। फोर्स के बारे में इमेजिन करो, इधर पे दो फोर्स लगता है F1 F2, इधर पे लगता है F3, तो वो इक्विलिब्रियम में तब होता है ना जब F3 किसके बराबर होता है, F1 प्लस F2। तो इसी तरह से एक लग रहा है क्रॉस, दो लग रहा है डॉट, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये दोनों किसके बराबर होंगे, इसके बराबर, खत्म। यहां से तुमको क्या करना है, सॉल्व करना। टोटल इतना ही इक्वेशन है, टोटल इतना ही इक्वेशन है। पहले दूसरे यहां से मिल गए, बाकी यहां से मिल गए, ये तीसरा इक्वेशन लेट से मान लो। बात आई समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए दूसरे पॉइंट के अबाउट भी लिख रहे हैं। बात आई समझ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके आगे तुमको और जाने की जरूरत है, तुम इतने से पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इतना ही लिखना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट के अबाउट भी लिख रहे हैं, दूसरे पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं। तो लेट्स से अगला पॉइंट हमने ले लिया कौन सा, पॉइंट डी। तो अगला हमने लिखा टॉर्क अबाउट पॉइंट डी। डी के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। किसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमजी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी को लिखना है, राइट। देखो बेटा ये हो गया L/2,
राइट, ये L/2। तुम चाहो तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम सीधा सीधा क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट, ये L/2 है, तो ये क्या हो जाएगा L/2 cos थीटा, और L/2 cos थीटा के परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो यहां से जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो मान लो इस पॉइंट को मैंने लिख दिया क्या E, राइट, इसलिए मैंने बोला था मिड पॉइंट को जनरली चूज नहीं करते, राइट, लेकिन फिर भी हमने चूज किया तो हम यहां से लिखेंगे। हमने मान लिया क्या, ये पॉइंट E। अब समझो बेटा, पहले मुझे लिखना है R1 के लिए, तो R1 किसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, CE के, C के परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे टॉर्क 1। ये नहीं समझना कि ये टॉर्क 1 अलग है, ये टॉर्क सॉरी ये टॉर्क 1 ये टॉर्क 1 सेम है, इंटायरली डिफरेंट है। या तो तुम इसको लिखोगे, या तो तुम इसको लिखोगे, या नेक्स्ट वाले को लिखोगे, पर सबको क्या किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, पक्का, गुड। तो हम टॉर्क 1 लिख रहे हैं। अब D के अबाउट, तो हमने बोला CE के परपेंडिकुलर है R1, तो CE इंटू R1। CE को क्या लिखा जा सकता है, L/2 cos थीटा, क्योंकि ये वाला है L/2, तो L/2 cos, तो हमने लिखा L/2 R1 cos थीटा। डायरेक्शन बता दो मुझे जरा, L/2 R, कैसा, इनवर्ड, गुड, ये हो गया क्रॉस। अगला लिखना है किसके लिए, FR के लिए, तो टॉर्क 2, ये FR किसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, DE के, राइट, इसको सीधा सीधा खींचो तो D से लेके E तक जो यहां पे तुमने क्या किया लिखा है उसके परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो इसको क्या लिखोगे बेटा, DE इंटू FR, और DE को क्या लिखा जा सकता है, L/2 sin थीटा, तो तुम लिखोगे L/2 FR sin थीटा। डायरेक्शन बताओ जरा, राइट, आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा कैसा, डॉट। एक और टॉर्क बचा हुआ है R2 की वजह से, राइट, R2 की वजह से। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये हो जाएगा R2 cos थीटा, और ये हो जाएगा क्या, R2 sin थीटा, और R2 sin थीटा मुझे L/2 के परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो सीधा हमने लिखा L/2 R2 sin थीटा। डायरेक्शन बता दो जरा मुझे, राइट, डायरेक्शन कैसा आ रहा है, डॉट, बस हो गया काम। अब ये आ रहा है क्रॉस, ये दोनों आ रहे हैं क्या, डॉट। क्या लिखेंगे हम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होना चाहिए, टॉर्क 1 शुड बी इक्वल टू 2 + 3। तो अगर तुम इसको नहीं लिखते तो तुमको ये लिखना पड़ता, सीधी सी बात है, राइट, इसको लिखना पड़ता। प्रैक्टिस के लिए तीसरा पॉइंट भी हम क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा बेटा हमारा, टॉर्क अबाउट पॉइंट C, सिर्फ 2 ही लिखने पड़ेंगे। तो हमने यहां लिखा टॉर्क अबाउट पॉइंट C। अगर हम यहां से लिखते तो, राइट, यहां से लिखते तो अगर C पॉइंट के अबाउट लिखते तो R1 FR को लिखने की जरूरत नहीं, पहला है सीधा सीधा ये mg, तो ये हो गया L/2 और उसके परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, mg cos थीटा। तो हमने लिखा टॉर्क 1 इज इक्वल टू L/2 mg cos थीटा। डायरेक्शन इनवर्ड, सॉरी, राइट, ये हो गया L/2 ऐसे, कैसा होगा, इनवर्ड, राइट, ये हो गया क्रॉस। एक और टॉर्क बचा हुआ है R2 के लिए, तो R2 किसके परपेंडिकुलर है, AB के परपेंडिकुलर। अगर तुम चाहो तो सीधा सीधा देखो, ये लिखा है L और ये R2 sin थीटा परपेंडिकुलर, जैसा तुम चाहो लिख सकते हो। तो तुमने यहां पे लिख दिया L इंटू R2 sin थीटा। डायरेक्शन कैसा आएगा, राइट, डॉट, बस खत्म, और कुछ है नहीं। तुम यहां पे क्या लिखोगे, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए कंडीशन, टॉर्क 1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क 2, ऐसे। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, जब भी लैडर वाले प्रॉब्लम आएंगे, 2 चीजें तुमको ध्यान रखनी है। पहला लिखना है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, उसके लिए फोर्स को इक्वेट कर देना है, पहला पार्ट ये। दूसरा, किसी पॉइंट को तुमको क्या करना है, पकड़ना है और उसके अबाउट टॉर्क लिखना है। फिर चाहे तुम पॉइंट A के अबाउट लिखो, या सिर्फ पॉइंट D के अबाउट, या पॉइंट C के अबाउट, तीनों लिखने की जरूरत। बट अगर हमने इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए लिखा है तो क्या ये समझ में आया है, गुड। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, है ना, पहले इसको नोट कर लो। तो इसी में हमें क्या करना है, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल के लिए मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि फोर्स का एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स का इक्वेशन तो लिखना ही है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी एक पॉइंट तुम क्या करोगे, पकड़ोगे और वहां से क्या लिखोगे, टॉर्क लिखोगे। भाई क्वेश्चन लिखना है, a uniform ladder
क्या मतलब हुआ यूनिफॉर्म का? सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। और लैडर ऑफ मास 10 किलोग्राम, ऑफ मास 10 किलोग्राम leans against a smooth vertical wall, making an angle 53 degree with it, full stop. The other end rest on a rough horizontal surface. The other end rest on a rough horizontal surface. Full stop. Find the normal forces. Find the normal forces and the friction force that the floor exerts on the ladder. करो। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हो गया जो हमने अभी क्या किया है, एग्जांपल देखा होगा इसके। R1, R2 और FR क्या करना है, हमको निकालना है ना। ध्यान रखना है, ये जो 53 डिग्री का एंगल दिया हुआ है किसके साथ दिया है? वर्टिकल वॉल के साथ, राइट। वर्टिकल वॉल के साथ मतलब ऊपर में जो एंगल है वो दिया हुआ है। अगर हम क्या करें देखें तो इसका जो डायग्राम होगा बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जो हमने क्या किया अभी देखा हुआ है, राइट। एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है ये भी, कि जो नीचे वाला सरफेस है वो कैसा है? रफ है, और जो ऊपर वाला सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ, राइट। तो हमने बोला ये हमारा सरफेस कैसा है? स्मूथ है, और ये वाला सरफेस हमारा कैसा है? रफ। अब इसमें हमने क्या किया है, एक यूनिफॉर्म लैडर को लटका वो कर रखा है, टिका रखा है, राइट। तो यहां पे हमारे पास मान लो एक यूनिफॉर्म क्या है? लैडर है। अब इसमें इसका लेंथ गिवन नहीं है, तो लेट से हमने अज्यूम कर लिया कि भाई इसका जो लेंथ है वो कितना है? L है। सिंस ये यूनिफॉर्म है इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहां पे होगा? राइट, एग्जैक्टली सेंटर पे। और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, जो किसके बराबर होगा? 100 न्यूटन के बराबर होगा, राइट। 100 न्यूटन के बराबर होगा। ये वाला एंगल गिवन है कितना? 53 डिग्री। इसका मतलब है ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री, राइट। ये वाला लेंथ हो जाएगा L/2 और ये भी लेंथ हो जाएगा L/2। अब ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लेट से इधर पे R1 मान लो, R1 R2, इधर किसी ने इसको R1 माना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मान लिया हमने R1। ये इधर लगेगा नॉर्मल एक्शन क्या? R2। मैंने शायद फ्रिक्शन बोला है, नॉर्मल एक्शन R1, नॉर्मल एक्शन R2। इसकी टेंडेंसी होगी मोशन की किधर? इस साइड, तो इसलिए फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट में, ये ऐसा। और ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में। टोटल इस तरह का क्या होगा इसमें इक्वेशन होगा। अब ये दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में है, ना तो ये ट्रांसलेट हो रहा है और ना तो ये रोटेट हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो हमने पहले लिखा फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कि भाई जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, इस तरह से। तो पहली चीज तो R1 किसके बराबर होना चाहिए? FR के। तो पहले मुझे समझ में आया कि R1 बराबर होगा FR के। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, मतलब अगर मैं R1 निकालूं तो FR मिल जाएगा, FR निकालूं तो R1 मिल जाएगा। इसी तरह से R2 बराबर होगा mg के। तो यहां से मुझे R2 सीधा सीधा मिल गया mg, और mg कितना आ रहा है? 100 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या हो गई? यहां पे मिल गई, राइट। अब मुझे क्या करना है, बाकी जो हमें मिलेगा वो मिलेगा किससे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो लेट्स से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, और ये वाला पॉइंट क्या है? T। C के अबाउट हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अगर C के अबाउट लिखेंगे तो ये वाले अननोन है और ये नोन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं, राइट। तो हमने लिखा टॉर्क अबाउट पॉइंट C। रीजन क्या है? सिर्फ दो ही इक्वेशन हमें लिखने पड़ेंगे, सिर्फ दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 37 डिग्री, राइट। और L/2 की क्या है? परपेंडिकुलर, राइट। तो पहला टॉर्क, यहां पहला टॉर्क हम इसके लिए लिख ले रहे हैं, लिखेंगे टॉर्क 1 इज इक्वल टू AB और उसके परपेंडिकुलर है क्या? R1। तो हमने लिखा AB और उसके परपेंडिकुलर है R1। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ये अगर L है तो ये हो जाएगा L cos 53 या L sin 37, दोनों सेम ही है,
है ना। अगर ये 37 है तो L sin 37 भी तो लिख सकते हैं। तो हमने लिखा L sin 37 मल्टीप्लाइड बाई R1 और डायरेक्शन इसका राइट, यहां से देखो इसको चेक करो कैसा आ रहा है, डॉट आउटवर्ड राइट, ये आ रहा आउटवर्ड। साइन 37 कितना होगा 3/5, तो हो जाएगा 3/5 L R1, ये हो गया कैसा डॉट। फिर हम लिखेंगे सेकेंड टॉर्क। सेकेंड टॉर्क अगर लिखे तो ये हो जाएगा क्या L/2 और ये mg sin 37 राइट, mg sin 37 सॉरी cos 37 राइट, ये लगा हुआ है एंगल के साथ तो cos 37। तो हमने यहां पे लिखा L/2 इंटू mg इंटू cos 37। cos 37 कितना, सॉरी cos 37 4/5 और इसका डायरेक्शन कैसा होगा इनवर्ड क्रॉस राइट, ये हो गया क्रॉस। लेट्स से इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3 और इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब एक डॉट और एक क्रॉस है, हम लिखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम डॉट और क्रॉस भी तो बराबर होनी चाहिए, मतलब टॉर्क 1 शुड बी इक्वल टू टॉर्क 2। 3/5 L R1, राइट हैंड साइड में cos 37 है 4/5 हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 4/5 L/2 और mg की वैल्यू कितनी है 100 है राइट। यहां से L डिवाइड बाई 5 L डिवाइड बाई 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो R1 की वैल्यू मिल रही है 100 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये कैंसिल, तो R1 आ गया कितना 200/3 न्यूटन। ये हमने निकाल लिया R1 की वैल्यू। अब हमें पता है R1 ही किसके बराबर है FR के बराबर है, तो फिर हमने यहां से लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 R1 इज इक्वल टू FR, तो ये भी कितना हो जाएगा 200/3 न्यूटन राइट। तो अगर तुमने टॉर्क सही से लिखना सीख लिया कि कैसे लिखते हैं डॉट है या क्रॉस है, कैसे बैलेंस करते हैं, तो प्रॉब्लम उतना भी बड़ा नहीं है जितना ये दिखता है राइट। ऐसा भी नहीं है कि इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये? उसके बाद भी एडवाइजेबल ये है कि तुम चाहो तो पहले बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और तुम्हारे पास समय है तो इसको भी अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, प्रैक्टिस है तो इसको तुम बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी एडवाइस ये है कि इसको तुम लास्ट में क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये राइट। टॉर्क में अभी हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स है, उसको हम क्या करेंगे कल वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था एक तो RF इक्वल टू I अल्फा वहां से आ जाएगा। दूसरा याद करो एनएलएम में एक और पॉइंट हमने क्या किया था देखा था, एनएलएम में हमने बोला था कि जितने भी पुली हम लेते हैं उसको क्या मानते हैं मासलेस, और अगर हमने मासलेस माना है तो दोनों साइड में टेंशन क्या होगा सेम होगा राइट। एक पुली के थ्रू स्प्रिंग ऐसे जाके दूसरे साइड आया, दोनों साइड टेंशन सेम होगा। रीजन उसको घुमाने के लिए किसी प्रकार के टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मास ही नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं तो काहे का टॉर्क। बट अब तो हमने टॉर्क सीख लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सीखा है। अब हम उस क्वेश्चन को यहां पे लाएंगे कि अगर हमारे पास पुली विथ मास हो राइट, तो पुली के पास अगर मास है तो उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उसको क्या करना है घुमाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी टॉर्क की। वो क्या करेंगे हम देखेंगे कल वाली क्लास में। क्लियर है? चलो थैंक यू।